वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न थ्रू करंट अफेयर्स। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं इस वीक के करंट अफेयर्स की इन एमसीक्यू फॉर्मेट, जैसा कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो शुरू करते हैं विद फर्स्ट एमसीक्यू। रिसेंटली नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर एक ट्राइबल काउंसिल है 6 शेड्यूलर के अंदर, जिसने पहली बार 100% डिजिटाइजेशन कर दिया है लैंड रिकॉर्ड्स का, और साथ ही साथ ई ऑफिस सिस्टम लॉन्च किया है। तो ये लॉन्च किया गया है ये बोडोलैंड ट्राइबल काउंसिल के द्वारा। बोडोलैंड ट्राइबल काउंसिल असम के अंदर पड़ती है, नॉर्थ रीजन में, जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं। और ये इनिशिएटिव जो लॉन्च किया गया था वो लॉन्च किया गया था डिजिटल इंडिया मिशन और मिशन बसुमती के अंदर। मतलब ये असम का है और ये डिजिटल इंडिया ऑल इंडिया लेवल पे है। तो इन दोनों मिशन के अंदर इसको डिजिटाइजेशन किया गया है, 100% लैंड रिकॉर्ड्स का, और ई ऑफिस सिस्टम लॉन्च किया गया है नॉर्थ ईस्ट रीजन में, असम के अंदर बोडोलैंड ट्राइबल काउंसिल के अंदर। साथ ही साथ जान लेते हैं हम थोड़ा सा स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से 6 शेड्यूल वाले एरिया कौन से होते हैं। सिक्स शेड्यूल के अंदर 4 स्टेट आते हैं, असम, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। और इसको बनाया गया था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ बर्दोले कमेटी। ठीक है, मैप में देखें तो इस तरीके से दिखाई देता है। असम का ये बोडोलैंड ट्राइबल काउंसिल, मेघालय का गारो खासी जैंतिया ट्राइबल काउंसिल, त्रिपुरा का ये वाली काउंसिल, और उसके बाद मिजोरम के अंदर चकमाई, लाई, मारा ट्राइबल काउंसिल। तो ये कुछ तरीके से इस तरीके से आता है। असम के अंदर दो और है, कार्बी एंगलोंग और एक खच्चर। ये स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये मैंने यहाँ पे इसका टेबल भी दिया हुआ है। आप स्टैटिक, अगर स्टैटिक का भी नॉलेज रखना जरूरी है कि क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि नॉर्थ ईस्ट में से किस किस स्टेट के अंदर 6 शेड्यूल लगता है। तो 6 शेड्यूल लगता है असम, उसके नीचे आएंगे तो मेघालय, उससे नीचे आएंगे त्रिपुरा, उससे नीचे आएंगे मिजोरम। और बट करंट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि किस ट्राइबल काउंसिल के अंदर ये डिजिटाइजेशन किया गया लैंड रिकॉर्ड्स का, ये ओपन सिस्टम लॉन्च किया गया, वो बोडोलैंड ट्राइबल काउंसिल है, असम के अंदर ये पड़ती है। आते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे। नेक्स्ट एमसीक्यू आता है कि रिसेंटली 15th वाइस प्रेसिडेंट किसको इलेक्ट किया गया है। तो रिसेंटली 15th वाइस प्रेसिडेंट आपने अभी न्यूज में सुना ही होगा, सीपी राधाकृष्णन को सिलेक्ट कर लिया गया है। ये बीजेपी मतलब एनडीए गवर्नमेंट की साइड से खड़े हुए थे। तो ये एनडीए गवर्नमेंट की साइड से थे, उनको इलेक्ट कर लिया गया है। इन्होंने हराया है बी सुदर्शन रेड्डी को, जो इंडिया ब्लॉक की तरफ से खड़े हुए थे। तो 450 वोट, वोट का नंबरिंग याद रखना जरूरी नहीं है, जरूरी कितना है कि 15th वाइस प्रेसिडेंट कौन बने। क्वेश्चन आएगा तो इसी तरीके से आएगा, न्यू रिसेंटली इलेक्टेड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सीपी राधाकृष्णन। रोल क्या होता है, ये जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं साथ ही साथ एक्स ऑफिसर चेयरमैन भी होते हैं राज्यसभा के। ठीक है, और इसके साथ साथ कुछ मतलब स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इसको समझना है कि ग्राउंड मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई स्पेसिफिक ग्राउंड मेंशन नहीं है इनके रिमूवल का। दूसरा दूसरा 14 दिन का नोटिस देना पड़ता है अगर इनको मैंडेटरी को रेजोल्यूशन मूव करना है, इनको रिमूवल के लिए 14 दिन का देना पड़ता है। और जो रेजोल्यूशन पहले मूव होता है वो होता है राज्यसभा के अंदर, और लोकसभा वाले उसको सिंपली रेटिफाई करते हैं सिंपल मेजोरिटी, और राज्यसभा के अंदर इफेक्टिव मेजोरिटी के साथ। तो बेसिक क्या है करंट करंट पॉइंट ऑफ व्यू से कि रिसेंटली कौन इलेक्ट हुए हैं 15th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो है सीपी राधाकृष्णन। साथ ही साथ जो नॉमिनेशन होता है, इनके इलेक्ट होने से पहले नॉमिनेट करना पड़ता है मेंबर। तो नॉमिनेशन की कुछ कंडीशन होती है, वो भी आपको थोड़ा पता होना चाहिए स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से। 20 प्रपोजर होने चाहिए, 20 सेकेंडर होने चाहिए, और साथ ही साथ 15,000 रुपये की सिक्योरिटी देनी पड़ती है। ठीक है, और जो इनका रिटर्निंग ऑफिसर रहता है वो बनता है रोटेशन बेसिस पे सेक्रेटरी जनरल ऑफ इधर लोकसभा और राज्यसभा, वो रिटर्निंग ऑफिसर की तरह सर्व करता है। ठीक है, साथ ही साथ पहले वाइस प्रेसिडेंट थे एस राधाकृष्णन, और इस बार बने हैं अभी रिसेंटली ये भी राधाकृष्णन बने हैं, सीपी राधाकृष्णन। तो देखो इधर भी कंफ्यूजन हो सकता है, एस राधाकृष्णन भी ऑप्शन में दे देगा ना, तो जो कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन तो पहले वाइस प्रेसिडेंट थे, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। राधाकृष्णन तक याद रहेगा, सीपी वाला नाम याद नहीं रहेगा, तो उससे भी कंफ्यूजन एक बन सकता है, एग्जामिनर क्रिएट कर सकता है। तो आपको याद रखना है सीपी राधाकृष्णन अभी बने हैं, और जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे जो पहले वाइस प्रेसिडेंट थे इंडिया के। ठीक है, बाकी स्टैटिक आप इसमें से और देख लेना, थोड़ा आपको और एक अच्छा नॉलेज मिलेगा। नेक्स्ट आ जाता है, रिसेंटली वर्ल्ड का पहला पार्क बनाया गया है इंटायरली फ्रॉम सिरामिक वेस्ट। सिरामिक जो वेस्ट को यूज करके एक पार्क बनाया गया है, उसको बोलते हैं अनोखी दुनिया। अनोखी दुनिया नाम दिया गया है। ये कहाँ पे बनाया गया है, ये बनाया गया है खुर्जा बुलंदशहर उत्तर प्रदेश के अंदर। ठीक है, बस इतना ही करंट अफेयर से आपको यह पता रहना चाहिए। बुलंदशहर के अंदर बनाया गया है, जिसको सिरामिक कैपिटल भी बोलते हैं, इसलिए वहां से जो सिरामिक का वेस्ट बचा उससे ये पार्क बनाया गया है, वर्ल्ड का पहला सिरामिक वेस्ट पार्क बनाया गया अंडर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट इनिशिएटिव के अंदर। और दूसरा सस्टेनेबिलिटी और स्वच्छ भारत मिशन को भी प्रमोट करता है। नेक्स्ट आ जाता है कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है ओल्डेस्ट पर्सन टू क्लाइम माउंट फूजी। माउंट फूजी जो जापान के अंदर पड़ता है, ये उसको चढ़ने वाले मतलब ओल्डेस्ट पर्सन है, ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है। तो इनका नाम आपको पता होना चाहिए, इनका नाम है कोकेची अकुजावा। ठीक है, इमेज में आप देखो थोड़ा याद रख सकते हैं इसको, इमेज से याद रखना काफी इजी रहता है, ताकि एक मतलब विजुलाइजेशन रहता है इंसान को कि कौन थे ये। कुकेची अकुजावा ओल्डेस्ट पर्सन टू क्लाइम द माउंट फूजी।
मैप में देख लेते हैं माउंट फूजी कहाँ पड़ता है, जापान के अंदर इस वाले एरिया के अंदर ही पड़ता है, ठीक है। पैसिफिक ओशन और सी ऑफ जापान के बीच में जापान पड़ता है अपना। नेक्स्ट हो जाता है पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड रिसेंटली दिया गया है इकोनॉमिक्स के लिए। ये पोस्ट थ्योमसली मतलब उनकी मरणोपरांत दिया गया है। ये किसको कन्फर किया गया है रिसेंटली, किसको दिया गया है पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड इकोनॉमिक्स में? ये दिया गया है मनमोहन सिंह को, जो हमारे लास्ट प्राइम मिनिस्टर थे, मतलब प्राइम मिनिस्टर मोदी से पहले। तो उनको दिया गया है, किसके लिए दिया गया है? क्योंकि उनका जो रिकॉग्नाइज करने के लिए उनका कंट्रीब्यूशन, जो इंडिया का 1991 का इकोनॉमिक रिफॉर्म थे ना, उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट आ जाता है कि इंडिया की विच कंट्री टॉप्ड आईएमडी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग एंड व्हाट्स इंडियाज पोजीशन। मतलब जो आईएमडी की जो रैंकिंग निकलती है वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग, मतलब जो वर्ल्ड का टैलेंट है उसको रिटेन करने की टेंडेंसी किस कंट्री की कितनी ज्यादा है, उसकी एक रैंकिंग निकलती है। तो उस रैंकिंग के अंदर किस कंट्री ने टॉप किया है और इंडिया की रैंकिंग उसमें कितना है? तो उसको टॉप किया स्विट्जरलैंड ने, उसमें इंडिया की रैंकिंग है 63। तो ये स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या होता है, ये रैंकिंग कौन निकालता है, ये भी मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। ये एक्सेस करता है 69 इकोनॉमीज को, जिसे 3 डायमेंशन पे इन्वेस्टमेंट, डेवलपमेंट, अपील एंड रेडीनेस पे, जो एवेल्युएट करता है देयर कैपेसिटी टू डेवलप, अट्रैक्ट एंड रिटेन द ह्यूमन कैपिटल रिक्वायर्ड टू सस्टेन ग्रोथ। मतलब जो ग्रोथ को सस्टेन के लिए ह्यूमन कैपिटल चाहिए होता है, तो वो कितना उसको रिटेन कर सकते हैं। कैपिटल कैसा हो सकता है? इन्वेस्टमेंट, डेवलपमेंट, अपील और रेडीनेस को लेके, ठीक है। इसमें टॉप किया है स्विट्जरलैंड ने और इंडिया का रैंकिंग है 63rd। नेक्स्ट हो जाता है जो जपड एक्सरसाइज होती है, रिसेंटली न्यूज में थी। तो वो किस तरीके की एक्सरसाइज है, कौन सी कंट्री उसको ऑर्गेनाइज कराती है और इंडिया की तरफ से इसमें क्या मतलब एक स्टार्ट किया हुआ है, किस तरीके की एक्सरसाइज है? तो ये एक एक्सरसाइज है मल्टीलेटरल ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, जिसको होस्ट करते हैं रसिया और बेलारूस। इस बार इसको रसिया होस्ट कर रहा है और इसमें इस बार इंडिया भी पार्टिसिपेट करने जा रहा है, ठीक है। ये मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है। जपट क्या है, मीनिंग वेस्ट। और किस लिए एक्सरसाइज कराई जाती है? ये कराई जाती है ऑपरेशनल स्ट्रेटेजिक एंड न्यूक्लियर प्लानिंग ड्रिल सिमुलेटिंग नाटो थ्रेट सिनेरियो, मतलब नाटो के थ्रेट के सिनेरियो उनको लेके ये एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया जाता है। मेन पॉइंट क्या है कि इसको रसिया और बेलारूस कंडक्ट कराते हैं, इस साल रशिया कंडक्ट करा रहा है और इंडिया भी इसमें इस साल पार्टिसिपेट करेगा। तो ये मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है। मैप में आप देखें, रशिया का मैप ये रहा भाई, और बेलारूस वाला रीजन, सेकंड बेलारूस वाला कंट्री ये रही, और इंडिया यहाँ से जाएगा। तो ये 3 कंट्री मिलकर इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराएंगे। देखो मैप मैप में इसलिए ऐड करता हूँ, मैप से आप एक तरीके से विजुलाइजेशन बनता है और याद रखने में इजी रहता है। और थोड़ा क्वेश्चन इस तरीके भी आ सकते हैं, बेलारूस बॉर्डर को टच करता है नहीं करता रशिया के, तो उस तरीके से बॉर्डर कंट्री के बारे में भी एक नॉलेज मिलती है, और कौन सा सी इधर इसके आसपास है, तो वो थोड़ा आइडिया लगता है। नेक्स्ट एमसीक्यू हो जाता है G20 की जो समिट होगी 2026 में, उसको कौन होस्ट करेगा, उसकी लोकेशन क्या होगी? तो G20 की जो समिट होगी ना 2026 में, उसको ट्रम्प नेशनल डोरेल जो पार्क है मियामी में, यूएसए में, फ्लोरिडा के अंदर, ये वहाँ पे होस्ट की जाएगी यूएसए के द्वारा, ठीक है। ये वाला देख लीजिए, फ्लोरिडा के अंदर ये मियामी है, तो यहाँ पे इसको होस्ट किया जाएगा ट्रम्प नेशनल डोरेल के अंदर, एक गोल्फ रिसोर्ट है मियामी एरिया के अंदर। नेक्स्ट एमसीक्यू हो जाता है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण अवार्ड दिए गए हैं, तो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण को पहली बात तो कंडक्ट कौन कराता है? इसको कंडक्ट किया जाता है नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की मिनिस्ट्री के द्वारा, ठीक है। तो इसमें किस प्रोग्राम के अंदर कंडक्ट कराया जाता है? पहला क्वेश्चन हो गया नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। पहला क्वेश्चन हो गया ये। और ये प्रोग्राम है क्या? नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम क्या है कि 131 सिटीज के अंदर जो क्लीन एयर का जो पार्टिकुलेट मैटर्स है ना, उनके उनको रिड्यूस करना है, इस प्रोग्राम का टारगेट है, ठीक है। तो मिशन टू रिड्यूस पार्टिकुलर मैटर लेवल्स, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, रेफरेंस ईयर लिया गया 2019। तो इसमें कैटेगरी 1 जो 10 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन वाले हैं सिटीज हैं, उसमें किसने टॉप किया है? तो उसमें टॉप किया गया है इंदौर के द्वारा। इंदौर ने उसमें टॉप किया है, बाकी अगले जबलपुर, आगरा, सूरत वगैरह है। तो टॉप आपको याद रखना है, इंदौर ने 10 लाख से ऊपर पॉपुलेशन में टॉप किया है इसमें। दूसरा क्वेश्चन आ जाता है 3 से 10 लाख वाली पॉपुलेशन में किसने टॉप किया है? इसमें किया अमरावती ने। अमरावती कहाँ पे पड़ता है पता होना चाहिए, तेलंगाना। तेलंगाना की हैदराबाद, आंध्र प्रदेश की अमरावती, तो ये आंध्र प्रदेश के अंदर पड़ता है, ठीक है। देवास, इसने 3 लाख से कम वाली पॉपुलेशन में टॉप किया है, ये किस स्टेट के अंदर पड़ता है? तो ये भी पड़ता है एमपी के अंदर। 3 कैटेगरी थी, पहली कैटेगरी 10 लाख से ऊपर, उसमें इंदौर ने टॉप किया। सेकंड कैटेगरी 3 से 10 लाख के अंदर, उसमें अमरावती ने टॉप किया। तीसरी कैटेगरी 3 लाख से नीचे वाला, उसमें एमपी का देवास ने टॉप किया। इसको जो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण को कंडक्ट कराया जाता है नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के अंदर,
मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉर क्लाइमेट चेंज के द्वारा। तो इसका टारगेट क्या है, ये क्वेश्चन है पूछने का। जो कि नेशनल क्लीन प्रोग्राम है 2019 का, इसको PM10 के लेवल को 2025-26 तक कितना रिड्यूस करने का टारगेट है। इसका टारगेट है 40% तक रिडक्शन करो, या फिर अटेन करो 16 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर स्टैंडर्ड। जो स्टैंडर्ड है ना, मतलब इसके इसके अंदर अंदर रहना चाहिए PM10 के लेवल। या तो इसको अटेन कर लो, या 40% का रिडक्शन करो जितना 2019 में था उस लेवल से। ठीक है। नेक्स्ट MCQ हो जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रैंकिंग क्राइटेरियन स्वच्छ वायु सर्वेक्षण। मतलब जो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण का जो रैंकिंग निकाली जाती है, तो इससे कुछ क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया में से कौन सा क्राइटेरिया इसके अंदर नहीं आता। देखो ये एक मेनली एयर पोल्यूशन को लेके था, तो इसमें एयर से रिलेटेड सारा कुछ होगा, बाकी कुछ नहीं। बाकी जो फालतू का देखो वाटर वाला आ गया, तो ये वाला पॉइंट इसका नहीं है, ये गलत है। ये इंडस्ट्रियल एविएशन, ये वाला एयर पोल्यूशन हो गया। व्हीकुलर में से ये भी एयर पोल्यूशन हो गया। बायोमास बर्निंग से भी एयर पोल्यूशन हो गया। बट जो वाटर यूसेज था वो एक पोल्यूशन का रीजन नहीं है, तो इसलिए उसको रैंकिंग क्राइटेरिया नहीं इंक्लूड किया जाता। तो डी ऑप्शन होगा इसका। ठीक है। नेक्स्ट MCQ हो जाता है, जो कंबाइंड कमांडर कॉन्फ्रेंस 2025 की हेल्ड हुई है। मतलब सारे आर्म फोर्सेज हैं अपनी, नेवी, एयरफोर्स, आर्मी, उन सबकी एक कंबाइंड कमांडर कॉन्फ्रेंस होल्ड की गई है। किस प्लेस पे होल्ड की गई है, ये की गई है कैलकाटा के अंदर। ठीक है। कैलकाटा के अंदर ये हेल्ड की गई है। इसका थीम है ईयर ऑफ रिफॉर्म ट्रांसफॉर्मिंग आर फ्यूचर। ठीक है। थीम आपको पता होनी चाहिए, और प्लेस ऑफ जो होस्ट किया गया है जिस प्लेस पे, उसका आपको पता होना चाहिए। कैलकाटा के अंदर होस्ट किया गया है, और इसका थीम है ईयर ऑफ रिफॉर्म ट्रांसफॉर्मिंग फॉर द फ्यूचर। ठीक है। और जो फोकस एरिया क्या होंगे, मतलब ईयर ऑफ रिफॉर्म से इससे पता क्या चलता है, रिफॉर्म करना है और ट्रांसफॉर्म करना है एज पर द फ्यूचर टेक्नोलॉजीज के अकॉर्डिंग। ठीक है। तो रिफॉर्म किए जाएंगे आर्म फोर्सेज को लेके, डीपर ट्राई सर्विस इंटीग्रेशन किए जाएंगे, टेक्नोलॉजी मॉडर्नाइजेशन किया जाएगा, और ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस इन कॉम्प्लेक्स जियो स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट, उन सबको फोकस एरिया इसका रहेगा। ठीक है। थीम ईयर ऑफ रिफॉर्म ट्रांसफॉर्म फॉर द फ्यूचर, मतलब मॉडर्न टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट किया जाएगा, आर्म फोर्सेज में रिफॉर्म किए जाएंगे, डीपर ट्राई सर्विस इंटीग्रेशन किया जाएगा, और टेक्नोलॉजी मॉडर्नाइजेशन मैं आपको बता ही दिया। ठीक है। नेक्स्ट MCQ आ जाता है, ये इसकी एक एनिवर्सरी अभी सेलिब्रेट की गई थी, यूके इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज। ये जॉइंट इनिशिएटिव किस किस का, मतलब इसकी अभी एनिवर्सरी की गई थी 1 साल की, तो ये किस किस द्वारा स्टार्ट किया गया इनिशिएटिव। मतलब यूके और इंडिया साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग को लेके एक इनिशिएटिव है। ये नीति आयोग और सिटी ऑफ लंदन का एक जॉइंट कोलाबोरेशन है। तो इसके अंदर क्या किया जा रहा है, टू ग्रीन, मतलब फंड को मोबिलाइज किया जाता है फॉर ग्रीन एंड सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। मतलब इंडिया में जो सस्टेनेबल और ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए फंड का मोबिलाइजेशन के लिए ये जॉइंट कोलैबोरेशन किया गया है नीति आयोग और सिटी ऑफ लंदन के द्वारा। नेक्स्ट MCQ हो जाता है, एक यूनिफाइड रेरा पोर्टल बनाया गया है, rera.mhua.government.in। वो इसको किसने लॉन्च किया गया है, देखो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर इसके अंदर ही दिखाई दे रहा है, तो इसी ने इसको लॉन्च किया है। ये क्या है, कोलैबोरेट करके, मतलब जो स्टेट के सारे रेरा पोर्टल थे ना, ये रियल एस्टेट से रिलेटेड, उन सबको कोलैबोरेट करके एक यूनिफाइड पोर्टल बना दिया गया है। ठीक है। इंटीग्रेट ऑल स्टेट एंड यूटीज रेरा पोर्टल ऑन वन प्लेटफॉर्म फॉर ट्रांसपेरेंसी कंज्यूमर एम्पावरमेंट। नेक्स्ट MCQ हो जाता है, जो इस्कंदर के, ये मिसाइल सिस्टम है, रसिया ने रिसेंटली स्ट्राइक किया है इससे यूक्रेन पे। तो ये किस तरीके का मिसाइल सिस्टम है, ये आपको पता रहना चाहिए। ठीक है। ये मिसाइल सिस्टम है, ये शॉर्ट रेंज क्रूज मिसाइल लॉन्चर सिस्टम है, इस्कंदर के। अब यहाँ पे देखो के, एक के भी है इनके पास, एक एम भी है। तो जो के वाला है वो क्रूज मिसाइल के लिए है, क्रूज मिसाइल लॉन्चर है। बट जो एम वाला है ना, एम वाला, वो बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर है। तो ये आपको ये दोनों पता रहने चाहिए। ठीक है। कंफ्यूजन हो सकता है, क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है इसके अंदर के और इसके अंदर एम मिसाइल सिस्टम है जो रसिया का, उसमें डिफरेंस क्या है। इसके अंदर के क्या है, क्रूज मिसाइल लॉन्चिंग सिस्टम है, और इसके अंदर एम क्या है, बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चिंग सिस्टम है। पहली OECD कंट्री जिसने रिकॉग्नाइज किया, मतलब जिसने साइन किया बायलेटरल इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट, मतलब दोनों ने साथ में मिलकर इन्वेस्टमेंट का एक एग्रीमेंट किया है इंडिया के साथ, वो कौन सी कंट्री पहली है। ये OECD, ऑर्गेनाइजेशन कॉर्पोरेशन डेवलपमेंट के लिए, जो इन्वेस्ट करते हैं डेवलपिंग कंट्रीज में उनको आगे डेवलपमेंट के लिए। तो ये पहला जो एग्रीमेंट किया गया है इंडिया का OECD मेंबर, वो है इजराइल। इजराइल ने अपने साथ एग्रीमेंट कर लिया। इजराइल मतलब एक OECD का मेंबर है। ठीक है। इसका मेन पर्पज क्या है, इनहेंस इन्वेस्टमेंट फ्लोज, प्रोटेक्ट इन्वेस्टर एंड बूस्ट इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, इसका मेन पर्पज है। ठीक है। देख लेते हैं OECD क्या है। OECD की फुल फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन डेवलपमेंट। ये करती है डेवलपिंग कंट्रीज को एड करती है रिफॉर्म के लिए, और इनमें इन्वेस्टमेंट के लिए एक तरीके से एड करती है। ठीक है। इसमें 38 मेंबर कंट्रीज हैं, यूरोप से आती है, अमेरिका से आती है, पैसिफिक नेशन से आती हैं। तो मैप में आप देख सकते हो, ये अपना नॉर्थ अमेरिका, कुछ साउथ अमेरिका, कुछ यूरोप की कंट्रियां, कुछ इधर ऑस्ट्रेलिया वगैरह, ये इजराइल वगैरह, और इधर ये जापान वगैरह, ये इसके OECD मेंबर्स हैं। ठीक है। नेक्स्ट MCQ आ जाता है,
वांगचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट एक ज्वाइंट वेंचर है किन दो एंटिटीज के बीच में। पहली बात तो पता होनी चाहिए वांगचू जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है ये किस रिवर पे है, किस कंट्री के अंदर है, और किसका ये कोलैबोरेशन है। ठीक है, अब पहले हम कोलैबोरेशन की बात कर लेते हैं। कोलैबोरेशन है, ये क्वेश्चन जैसे पूछ रहा है, अदानी पावर वांगचू जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है वो अदानी पावर और ड्रूक ग्रीन पावर कॉर्पोरेशन भूटान, मतलब अदानी पावर इंडिया की तरफ से और भूटान ड्रूक पावर ग्रीन कॉर्पोरेशन के अंदर से। ठीक है, तो इंडिया और भूटान के बीच में एक कोलैबोरेशन है, इस ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है वांगचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। इंडिया की तरफ से अडानी पावर और भूटान की तरफ से ड्रूक ग्रीन पावर कॉर्पोरेशन। अब देख लेते हैं आगे इसमें, ये वांगचू है ना जो ये रेडाक रिवर पे बनाया गया है, जो इसको दूसरा नाम वांगचू, ये भूटान में इसको वांगचू बोलते हैं, इंडिया में इसको रेडाक रिवर बोलते हैं। तो ठीक है, ये उस रिवर पे भूटान के अंदर इसको इसलिए वांगचू प्रोजेक्ट बोल रहे हैं। अगर इंडिया के अंदर होता है तो रेडाक प्रोजेक्ट बोलते हैं, इसको वांगचू भूटान के अंदर इसको हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट स्टेब्लिश किया गया है, तो वहां पे बनाया गया है। ठीक है, इसको रेडाक, अगर एमसीयू आएगा ये पूछ सकता है किस रिवर के ऊपर है, किसके बीच में ज्वाइंट कोलैबोरेशन है, ये रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट है। ऐसे प्रोजेक्ट मेनली रन ऑफ रिवर ही होते हैं ताकि पानी का मतलब पानी को डाइवर्ट भी ना करना पड़े और प्रोजेक्ट भी प्रोजेक्ट हो जाए अपना। ठीक है, बिल्ट ऑपरेट एंड ट्रांसफर टाइप मॉडल है इसका। इसका भूटान की विंटर डिमांड पूरी होगी इससे, और एक्स्ट्रा सरप्लस इंडिया को वोट दिया जाएगा। ये पार्ट है प्रोजेक्ट का जिससे 2025 में एमओयू साइन किया गया था 5000 मेगावाट हाइड्रो इलेक्ट्रिक हाइड्रो पावर के लिए अदानी और ये ड्रूक, फुल फॉर्म इज ड्रूक ग्रीन पावर कॉर्पोरेशन के बीच में। ठीक है, किस रिवर पे है, रिवर इज वांगचू राइडाक, किस कंट्री के अंदर है, भूटान के अंदर, कोलैबोरेशन अडानी पावर और डीजीपीसी के बीच में। ठीक है, मैप पे देखें तो मैप में भी आप देख लीजिए, मैप भी मैं दिया हुआ हूँ, ये भूटान से आती हुई ये अपनी रडाक रिवर, ये जल ढाका से पहले पड़ती है, ये 30 तार जल ढाका से पहले रडाक रिवर। ठीक है, थोड़ा मैं आपको रेफर कर लेना अच्छे से देख के, पीडीएफ मैं इसकी अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, वहाँ से डाउनलोड करके आप अच्छे से रिवाइज कर सकते हो। और मैंने वही एमसीक्यू इसमें इंक्लूड किए हैं जो कि रिलेवेंट हो गए एग्जाम के लिए। कुछ भी फालतू का कि ये क्रिकेटर ने रिटायरमेंट ले लिया, इस क्रिकेटर ने वो कर दिया, इस सिंगर को ये अवार्ड मिल गया, ये सब फालतू क्वेश्चन नहीं आते एग्जाम में। आते होंगे किसी फालतू को एग्जाम किसी पेपर में, बट मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे पीसीएस लेवल का और एसएससी यूपीएससी इन सब लेवल का। फालतू का कोई भी क्वेश्चन नहीं पढ़ाया जाएगा, डिफेंस डिफेंस का अच्छा है उनके लिए भी एक रिलेवेंट है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट एमसीक्यू हो जाता है, मेंस हॉकी एशिया कप 2025 का किसने जीता है। ये जीता है भाई इंडिया ने, ये क्या अचीवमेंट है। इंडिया ने मेंस मेंस हॉकी एशिया कप जीता है 2025 का। ठीक है, और साउथ कोरिया को हरा के जीता गया था ये और जो एशिया कप हुआ था ये राजगीर बिहार में हुआ था। ठीक है, इसके साथ साथ इंडिया क्वालिफाई कर जाता है एफआईएच मेंस हॉकी वर्ल्ड कप के लिए। ठीक है, 2026 वाले जीता किसने, इंडिया ने, और क्वालिफाई किसके लिए इसके साथ किया और कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुए थे, राजगीर बिहार में। नेक्स्ट एमसीक्यू हो जाता है, इसरो का एक नया स्पेस पोर्ट बिल्ड किया जा रहा है और ये कब से ऑपरेशनल होगा ये आपको बताना है। देखो, अब ये बिल्ड किया जाता है कुलाशेखरीपट्टिनम तमिलनाडु के अंदर और ये ऑपरेशनल होगा 2026 से, मतलब एक्सपेक्टेड है। अभी इसका काम चल रहा है, ये ऑपरेशनल होने की एक्सपेक्टेड 2026 तक इसकी है। लोकेशन आपको पता चाहिए, लोकेशन वही रहेगी, कुलाशेखरपट्टिनम तमिलनाडु। ठीक है, डेडिकेट किया जाएगा किन सैटेलाइट के इसको मेनली बनाया जा रहा है, ये बनाया जा रहा है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल पोलर ऑर्बिट्स में जिनको लॉन्च किया जाएगा उसके लिए इसको डेडिकेटेडली बनाया जा रहा है। ठीक है, देख लेते हैं मैप के अंदर। देखो, जब यहाँ से हम श्रीहरिकोटा से कोई भी लॉन्च करते हैं ना, कोई भी मतलब किसी भी पीएसएलवी जीएसएलवी से एसएसएलवी वगैरह सब जो भी सैटेलाइट लॉन्च करते हैं, तो हो सकता है कि वो ऊपर जाने से पहले ही फट जाए। ठीक है, तो फट जाए, डेबरीज होंगी वो श्रीलंका वाले पार्ट पे गिर सकती हैं भाई, इस पार्ट पे गिर सकती हैं, तो यहाँ पे जान माल की हानि हो सकती है। तो इसलिए उसको इधर से गिरने से बचाने के लिए उसको मैन्यूवर करना पड़ता, मतलब उसको जैसे घुमाना पड़ता था ताकि अगर सक्सेसफुल मिशन ना हो पाए, ऊपर आसमान जाने से पहले फट जाएगा तो वो समुद्र के अंदर गिरे, ना कि श्रीलंका के ऊपर गिरा, तो मैन्यूवर करना पड़ता था, तो फ्यूल ज्यादा लगता था। फ्यूल ज्यादा लगता था तो पेलोड की कैपेसिटी कम हो जाती थी, क्योंकि फ्यूल यहीं खर्चा हो जाएगा मैन्यूवर करने में, तो ऊपर तक ज्यादा पेलोड नहीं ले जा पाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे बनाया जा रहा है ताकि उसको मैन्यूवर करने की जरूरत ही नहीं पड़े, तो पेलोड की कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी और ये इस तरीके से प्रिसाइज लोकेशन रहेगी, और ये इक्वेटर के पास भी है, जो कोरिलेस फोर्स है वो भी रिड्यूस हो जाएगा। जितना ज्यादा नीचे की तरफ आता जा रहा है, जो अपना इक्वेटर है, इक्वेटर के पास जितना ज्यादा रहता है कोरिलेस फोर्स की, मतलब कोरिलेस फोर्स जो उसको डेविएट करता है अपने पाथ से, वो भी उस पर कम लगेगा। तो एक दो दो तरीके से इफेक्ट होंगे, एक तो कोरिलेस फोर्स कम लगेगा और दूसरा इसको मैन्यूवर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इसलिए इसको बनाया जा रहा है। नेक्स्ट, यूएस ने डिफेंस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस को रीनेम करने की बात की है डिपार्टमेंट ऑफ वॉर के द्वारा। ये किसके द्वारा ऑर्डर साइन किया, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा भी इसको साइन किया गया। पहले डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस बोला जाता था, अभी डिपार्टमेंट ऑफ वॉर बोला जाएगा, क्योंकि 1947 से 49 से पहले उसको डिपार्टमेंट ऑफ वॉर ही बोला जाता था। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू हो जाता है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ इंडिया टेक्नोलॉजी परस्पेक्टिव एंड कैपेबिलिटी रोड मैप। एक रोड मैप लॉन्च किया गया है बाय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस।
तो इसका पर्पस क्या है, क्वेश्चन पूछने को लगा ये जो टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव कैपेबिलिटी रोड मैप लॉन्च किया गया उसका पर्पस क्या है। इसका पर्पस है कि 10 से 15 साल आने वाले 15 साल के अंदर आर्म फोर्स को मॉडर्नाइज करना और इंडियनाइज टेक्नोलॉजी बनाना। ठीक है, मतलब सेल्फ जो भी मैन्युफैक्चर करेंगे खुद से मैन्युफैक्चर करेंगे, इंडियनाइजेशन की तरफ जाना और उनको मॉडर्नाइजेशन करना, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ इंटीग्रेट करना आर्म फोर्सेस को। ये रोड मैप का एक तरीके से एक इसके अंदर ये मतलब पर्पज है। कुछ मतलब डिटेल्स मैंने दी हुई है रोड मैप के अंदर क्या क्या इंक्लूड होगा, आप रेफर कर लेना ये वाली स्लाइड। नेक्स्ट एमसीक्यू हो जाता है ओफेक 19 स्पाई सैटेलाइट लॉन्च की गई है इजराइल के द्वारा। ठीक है, एक तो क्वेश्चन ये हो जाता है कि ओफेक 19 स्पाई सैटेलाइट किस कंट्री ने लॉन्च किया है। ये लॉन्च किया है इजराइल ने। इसको किसने डेवलप किया है ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो इजराइल की कोई एजेंसी होगी, तो इजराइल की एजेंसी है इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज विद मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ठीक है, इन दोनों ने मिलकर इसको डेवलप किया। एक स्पाई सैटेलाइट रहेगी, मतलब स्पाइंग के लिए काम आएगी। लो अर्थ ऑर्बिट में इसको इंस्टॉल किया जाएगा एलईओ के अंदर, और ये स्पाई करेगी किस एरिया में, मिडिल ईस्ट वाले रीजन पे। ओफेक 19 बाई इजराइल टू स्पाई ओवर द मिडिल ईस्ट रीजन। ठीक है, देख लेते हैं थोड़ा इसके बारे में। इसमें सिंथेटिक अपर्चर रडार होगा, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर्स होंगे, डे नाइट ऑल वेदर इंटेलिजेंस ओवर मिडिल ईस्ट। ठीक है, मैप देख लेते हैं मिडिल ईस्ट का कौन सा, मिडिल ईस्ट वाला ये वाला रीजन। इस रीजन के ऊपर ये स्पाइंग के लिए काम आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। वैक्सीन डेवलप की गई है एंट्रोमैक्स बोलते हैं जिसको, किसके लिए, कैंसर के लिए। तो सॉरी, इस क्वेश्चन में ही पूछ रहा था ये, इस वैक्सीन का पर्पज भी पूछा था, चलो मैंने पहले बता दिया। कैंसर के लिए डेवलप की गई है, किस कंट्री के द्वारा डेवलप किया है आप ये बता दीजिए। तो इसको डेवलप किया गया रसिया के द्वारा कैंसर ट्रीटमेंट के लिए। कैंसर कौन कौन से, कोलोरेक्टल, ग्लायोब्लास्टोमा और मेलानोमा, मतलब ये तीन तरीके के कैंसर है। मेरे लिए आपको ये बताना है कि ये एंट्रोमिक्स वैक्सीन है, कैंसर के लिए बनाई गई है, रसिया के द्वारा डेवलप की है। 3 पॉइंट आपको याद होंगे, आपका क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, आरएनए टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। आरएनए टेक्नोलॉजी क्या होती है उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। आरएनए टेक्नोलॉजी में क्या होता है ना कि भाई मतलब mRNA lives in our cell and carries information on how to build specific protein। ठीक है, वैक्सीन में क्या होता है, एमआरएनए डिलीवर किया जाता है इंस्ट्रक्शन, कुछ इंस्ट्रक्शन की जाती है जो प्रोटीन बनाती हैं। उन प्रोटीन को बैक्टीरिया से रिलेटेड, वायरस से रिलेटेड कुछ प्रोटीन बनाती हैं, तो हमारा इम्यून सिस्टम उनको रिकॉग्नाइज करता है, उनको टारगेट करता है। तो इस तरीके से लर्निंग कि हम बाहर से कुछ इंजेक्ट करेंगे, उससे रिलेटेड इंस्ट्रक्शन के थ्रू उससे प्रोटीन बनेगी किसी वायरस और बैक्टीरिया को लेके, जिससे हमारा इम्यून सिस्टम रेस्पॉन्स करेगा कि इसको किल करना है, इसको किल करना है। उस तरीके की उसको किल करने के लिए प्रोटीन बनाएगा, तो उसको किल कर दिया जाएगा। तो इससे हमारा सिस्टम एक तरीके से सीख जाता है कि कोई अगर इस तरीके की डिसीज हमारी बॉडी में इंडक्ट होती है तो हमको उसको कैसे किल करना है। तो ठीक है, ये उसी पर रिलेटेड एक टेक्निक है, एमआरएनए जो टेक्नोलॉजी है उसी से रिलेटेड है। ठीक है, बाकी आप इस स्लाइड को अच्छे से रेफर करना और अच्छे से समझ आएगा। मेंस एंड वुमेन सिंगल टाइटल यूएस ओपन में किसने जीता है, मतलब ये टेनिस का एक चैंपियनशिप है इस साल की। यूएस ओपन में किस मेंस में किसने जीता है और वुमेन में किसने जीता है, ये क्वेश्चन ये पूछने की कोशिश कर रहा है। तो मेंस में जीता है कार्लोस एल्कराज ने, और वुमेन में आरेना सबलनेका ने। तो मेंस में कार्लोस और वुमेन्स में आरेना। इनकी पिक्चर्स दी हुई है, कार्लोस एल्कराज है, आरेना सबलनेका है। नेक्स्ट एमसीक्यू हो जाता है मून अपीयर रेड ड्यूरिंग ए ब्लड मून। अभी रिसेंटली ब्लड मून हुआ था, तो इसका रीजन क्या है, ये लाल रंग का क्यों दिखाई देता है मून। इसका रीजन है ड्यू टू अर्थ के जो मतलब ये ब्लड मून होता कब है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, जब अर्थ बीच में आ जाती है मून और सन के, तो जो लाइट पास होती है ना सन से जो रेडिएशन आ रही हैं, वो क्या हो जाती है अर्थ के एटमॉस्फेयर से पास होते थे, स्कैटर हो जाती हैं। जो मतलब हायर वेवलेंथ की जो लाइट, सॉरी शॉर्ट वेवलेंथ की लाइट है जो ब्लू वगैरह, वो स्कैटर हो जाती हैं। और जो हाई वेवलेंथ वाली लाइट वहां पे पहुंचती है ना, तो रेड रेड ऑरेंजेस और ये कॉपरी कलर की इस तरीके की दिखाई देती है, तो इसलिए दिखाई देता है रेड कलर का। ड्यू टू अर्थ एटमॉस्फेयर स्कैटरिंग ब्लू लाइट एंड लेटिंग रेड लाइट पास थ्रू द टोटल ल्यूनर इक्लिप्स। पूरा मतलब टोटल ल्यूनर इक्लिप्स हो रहा है इस टाइम पे। ठीक है, मैप के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। देखो इसके थ्रू ये जैसे अर्थ बीच में आ जाती है और ये सन है, तो इसके जो रेडिएशन जा रही है ना, ये पूरे उम्ब्रा वाले रीजन में आ गया, मतलब ब्लैक रीजन में आ गया। तो जो ब्लू लाइट है वो तो स्कैटर कर दी अर्थ ने, और जो हाई वेवलेंथ वाली रेड वाली लाइट थी उसके एटमॉस्फेयर में जाके इम्पैक्ट करेंगी, रिफ्रैक्ट होंगी, तो उस तरीके रेडिश कलर का, ऑरेंज कलर का और कॉपरी एक कलर का दिखाई देगा। तो उसी को बोलते हैं ये ब्लड मून। ठीक है, ये किस टाइम पे दिखाई देता है, लूनर इक्लिप्स के टाइम पे दिखाई देता है, और इस बार टोटल लूनर इक्लिप्स था। ठीक है,
ये ब्लैक वाला रीजन उम्ब्रा होता है और ये थोड़ा कम मतलब थोड़ा लाइट वाला इसको पेनुम्ब्रा बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है कपास किसान ऐप लॉन्च की गई है, इसको किस ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप किया, मतलब कपास से रिलेटेड कॉटन से रिलेटेड एक ऐप लॉन्च की गई है, किसान कपास किसान ऐप। इसको किस ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया गया, तो कपास से रिलेटेड मेनली कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने इसको लॉन्च किया है। ठीक है। इसका पर्पस क्या है, इस पे प्रोक्योरमेंट किया जाएगा कपास से रिलेटेड, टू फैसिलिटेट कॉटन प्रोक्योरमेंट एंड एमएसपी, एमएसपी पे ट्रांसपेरेंट एंड एफिशिएंट मैनर में प्रोक्योरमेंट किया जाएगा कॉटन का, तो इसलिए इसको कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने डेवलप किया है, मतलब लॉन्च किया अंडर मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। नेक्स्ट एमसीक्यू हो जाता है FP5 फ्लेमिंगो मिसाइल, रिसेंटली न्यूज में थी। तो ये मिसाइल किस तरीके की मिसाइल है और किस कंट्री ने इसको बनाया है इस मिसाइल को, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। इसको डेवलप किया गया फायर पॉइंट के द्वारा। फायर पॉइंट क्या है, यूक्रेन की एक ऑर्गेनाइजेशन है। फ्लेमिंगो मिसाइल, FP फ्लेमिंगो मिसाइल यूक्रेन की एक फायर पॉइंट ऑर्गेनाइजेशन है, यूक्रेन डिफेंस कंपनी है जिसने इसको डेवलप किया है। ये लॉन्ग रेंज की मिसाइल है और किस तरीके की मिसाइल है, क्रूज मिसाइल है। ठीक है। रेंज कितनी है, 3000 के अराउंड है इसकी। ठीक है। 4 पॉइंट आपके आने चाहिए। फ्लेमिंगो जो मिसाइल है, FP फ्लेमिंगो फायर पॉइंट ने बनाया है, यूक्रेन की एक डिफेंस कंपनी है, लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल है और 3000 किलोमीटर इसकी रेंज है। ठीक है। बस उतना इससे कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरीके का कुछ मिसाइल का और डिटेल भी मैं दिया हुआ है इमेज के साथ, रेफर कर लें। एक आयुषिन रेड लिस्ट में एक मतलब एक स्पीसीज न्यूज में थी। देखो ये इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं जो आयुषिन रेड लिस्ट से जो भी क्वेश्चन उठ के आता है ना, सीधा पूछता है कि इसका स्टेटस क्या है, और कुछ पूछने की कोशिश नहीं करता। तो यहाँ पे बात कर रहा है कि वो हिमालयन ब्राउन बियर, देखो ब्राउन बियर का स्टेटस वर्ल्ड वाइड अलग तरीके का है, बट जो हिमालय में जो ब्राउन बियर रह रहा है ना, मतलब एक मतलब इंडिया इंडिया परस्पेक्टिव व्यू से हिमालय के अंदर रह रहा है, उसका आयुषिन स्टेटस कुछ अलग है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछने की तरह है, उसका क्या स्टेटस है, इंडिया के अंदर है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्टेटस में आ रहा है, हिमालयन ब्राउन बियर। देख लेते हैं। ग्लोबल कंसर्न क्या है, लीस्ट कंसर्न है, पर इंडिया में क्या है, रेड लिस्ट में आ रहा है, क्रिटिकल इंजरी। रीजन क्या है, हैबिटेट लॉस हो रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने से, पोचिंग हो रही है, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो इससे ये क्रिटिकल इंडेंजर्ड लिमिट में आ रहा है। हिमालयन हिमालयन के अंदर जो ब्राउन बियर वो है क्रिटिकल इंडेंजर्ड, बट एट ग्लोबल लेवल इट इज लीस्ट कंसर्न। 2 पॉइंट आपको पता होना चाहिए, इंडिया पे एक क्रिटिकल इंडेंजर्ड है हिमालय के अंदर, और बाकी ग्लोबल लेवल पर लीस्ट कंसर्न है। ठीक है। इस तरीके का दिखाई देता है। नेक्स्ट है रेटले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ये किस रिवर के ऊपर है। देखो ये इस तरीके के प्रोजेक्ट क्या होते हैं, मतलब जितने भी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है उन पर क्वेश्चन यही पूछेगा किस रिवर के ऊपर है, किस कंट्री या स्टेट के अंदर है, बस, और किस किन किन के बीच में कोलैबोरेशन है। इससे ज्यादा डीप में जाएगा नहीं एग्जामिनर। अब प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से हम अगर बात कर रहे हैं, बाकी इनको हम ऐड कर सकते हैं अदर्स मतलब GS पेपर्स में, अगर आप एडवांस लेवल पे जाओगे जनरल स्टडीज के पेपर में, मेंस में, तो वहां पे भी इनको यूज कर सकते हैं। बाकी अब अभी अभी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं किस रिवर पे इसको बनाया गया है। इसको बनाया गया है भाई चेनाब रिवर पे। ठीक है। चेनाब रिवर बनाया गया है, रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट है, ग्रेविटी डैम है। ठीक है। इसको बनाया गया NHPC और जम्मू कश्मीर की कंपनी है अंडर RHPCL, उसके द्वारा जॉइंट कोलैबोरेशन है। इसको इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर ओबलाइज करते हुए बनाया गया है, क्योंकि रन ऑफ रिवर टाइप बनाया गया है। ठीक है। मैंने आपको पता होना चाहिए चेनाब रिवर के ऊपर था, चेनाब रिवर के ऊपर ये रेटले प्रोजेक्ट मैंने इसमें मैप के थ्रू भी इसको दिखाया गया है। ठीक है। चेनाब रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है, इंडस की ट्रिब्यूटरी है सारी। नेक्स्ट MCQ वही दोबारा से होगी, ये दोबारा मैंने इंक्लूड कर लिया है, इसको स्किप करते हैं अभी के लिए। ठीक है। फर्स्ट पोर्ट, इंडिया का फर्स्ट पोर्ट बेस्ड ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट, मतलब पोर्ट पे कमीशन किया गया है इसको। किस पोर्ट पे कमीशन किया गया है, इसको किया गया है ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है पोर्ट पे। ये क्या गया, BO चिदम्बरम पोर्ट तमिलनाडु के अंदर। ठीक है। मतलब पोर्ट की खाना पूर्ति करने के लिए इसको मेनली बनाया गया है, मतलब हाइड्रोजन ग्रीन हाइड्रोजन बनाई जाएगा जिसको यूज किया जाएगा पोर्ट के कंजप्शन के लिए। तो किस पोर्ट के अंदर इसको लॉन्च किया गया, तमिलनाडु के अंदर BO चिदम्बरम पोर्ट है, उसके अंदर इसको इनिशिएट किया गया पायलट प्रोजेक्ट को। ठीक है। इस तरीके का ये दिखाई देता है, देखो पोर्ट पे इमेज के साथ जो है, बाद में मैंने इसमें ऐड किया हुआ पोर्ट की लोकेशन यहाँ पे है, पीओ चिदम्बरम पोर्ट। ठीक है। मैप के अंदर, मैप को भी रेफर करना अच्छे से, मैप में भी आपको पता रहना चाहिए कौन सा पोर्ट किस स्टेट के अंदर है, क्योंकि इस तरीके से नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट इस तरीके के क्वेश्चन भी एग्जामिनर पूछ लेता है कि ये पोर्ट नॉर्थ में है, ये साउथ में है, या ये ईस्ट वेस्ट लोकेशन। इस तरीके UPSC भी पूछता है, PCS भी पूछते हैं। बाकी क्योंकि PCS भी काफी एडवांस होते जा रहे हैं, इतना ईजी नहीं है PCS को भी क्लियर करना आजकल। रिसेंटली बीमा विस्तार योजना लॉन्च की गई है, किससे एसोसिएटेड है ये क्वेश्चन पूछने की कोशिश कर रहा है। तो ये बंडल्ड इंश्योरेंस, मतलब इसमें क्या होगा, सब मल्टीपल टाइप के इंश्योरेंस दिए जाएंगे, जैसे लाइफ से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, एक्सीडेंट से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड। इस तरीके का बीमा विस्तार योजना को लॉन्च किया गया है बंडल्ड इंश्योरेंस के लिए। ठीक है। इसको लॉन्च किया गया IRDA के बीमा ट्रिनिटी इनिशिएटिव जो लॉन्च किया गया उसके अंदर इसको लॉन्च किया गया है। ये रूल मेनली किनको टारगेट करेगा, रूरल और सेमी अर्बन हाउस होल्ड को।
लास्ट माइल बाई बीमा वाहक के द्वारा। ठीक है। बीमा ट्रिनिटी क्या होती है? बीमा वाहक होते हैं, जैसे वुमेन को मेनली ग्राम सभा लेवल में एम्पावर करने के लिए कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी से रिलेटेड। बीमा सुगम्स, ये यूनिफाइड पोर्टल है जिसमें इंटायर वैल्यू चेन को सिंप्लीफाई करने के लिए लॉन्च किया गया है। बीमा विस्तार, इसमें डिफाइंड बेनिफिट फॉर ईच कैटेगरी, मतलब जो इस तरीके के सारे बंडल्ड जो भी इंश्योरेंस है, लाइफ, हेल्थ, प्रॉपर्टी, एक्सीडेंट से उस तरीके के इंश्योरेंस की बात की गई है। ठीक है। बीमा ट्रिनिटी, बीमा वाहक, बीमा सुगम, बीमा विस्तार, बंडल इंश्योरेंस स्कीम है। नेक्स्ट एमसीक्यू हो जाता है जो संहिता, फुल फॉर्म संहिता की पूछ रहा है। ये कोई इनिशिएटिव है तो उसका फुल फॉर्म ये पूछने की कोशिश कर रहा है। साथ ही साथ हम बात करेंगे इस क्वेश्चन के आंसर के बाद ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया और इसका पर्पस क्या है। ठीक है। संहिता क्या है? साउथ एशियाज मैन्युस्क्रिप्ट, साउथ एशिया के जितने मैन्युस्क्रिप्ट हैं उनके ट्रेडिशन एंड मैथमेटिकल कंट्रीब्यूशन, उन सबसे रिलेटेड है ये। ठीक है। साउथ अफ्रीका के जो मैन्युस्क्रिप्ट है उनको ट्रेडिशन को ये कंजर्व करने के लिए इस तरीके का एक कॉन्फ्रेंस है। ठीक है। समिता, फोकसिंग ऑन डिजिटाइजेशन एंड प्रिजर्विंग साउथ एशियाज मैन्युस्क्रिप्ट ट्रेडिशन। ठीक है। उसको मतलब मैन्युस्क्रिप्ट को प्रिजर्व करने का एक ट्रेडिशन है, उसके अंतर्गत इसको समिता कॉन्फ्रेंस को लॉन्च किया गया है। ठीक है। साउथ एशिया के अंदर संहिता, साउथ एशियन मैन्युस्क्रिप्ट ट्रेडिशन, मैथमेटिकल कंट्रीब्यूशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडिया का फर्स्ट इंडिजीनियस वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर टेक्नोलॉजी किन किस ने कंट्रीब्यूट करके, मतलब कोलैबोरेट करके बनाई है। मतलब वाटर के अंदर सोल्यूबल, मतलब अब हमारी डिपेंडेंसी घट जाएगी चाइना के ऊपर, क्योंकि हम वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर बना नहीं पाते थे, वहां से हमको प्रोक्योर करना पड़ता था। तो इससे क्या होता है कि अपना करंट अकाउंट डेफिसिट काफी बढ़ता था, तो वो रिड्यूस हो जाएगा अभी। तो इंडिया ने खुद से बना दिया वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर। तो किसने बनाया? कोलैबोरेट करके ये बनाया राजीव चक्रवर्ती जी की, जो SFAI, इसी तरह इंटरनेशनल के हेड है, उस कंपनी ने, और साथ में मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने साथ में मिलकर इसको बनाया है। ठीक है। थोड़ा देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। ये सॉल्यूबल फर्टिलाइजर इंडस्ट्री एसोसिएशन और फाउंडर सीईओ इशिता इंटरनेशनल के राजीव चक्रवर्ती, इन्होंने कोलैबोरेट करके मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के द्वारा, इससे चाइना पर डिपेंडेंसी घट जाती है सॉल्यूबल फर्टिलाइजर को लेके। तो इन दो कंपनीज का नाम पता होना चाहिए आपको, सफाई इशिता इंटरनेशनल, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने कंट्रीब्यूट करके इसको बनाया है कोलैबोरेट करके। ठीक है। इस तरीके से इनको ये जो वाटर सॉल्यूबल फर्टिलाइजर को स्प्रे किया जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यू हो जाता है सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट फॉर ग्रेट निकोबार ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर रोड प्रोजेक्ट किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको प्रिपेयर किया गया है। ठीक है। मतलब सोशली क्या इम्पैक्ट होगा वहां पे, जो क्या बोलते हैं, वहाँ की ट्राइब्स हैं उन पे क्या इम्पैक्ट रहेगा, वहाँ के एनिमल्स हैं, फॉरेस्ट एरिया है, उन सब पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और क्या क्या उसमें कट पेड़ों की कितनी कटिंग की जाएगी, ट्राइब को कैसे रिलोकेट किया जाएगा, उस सब को लेके एक इम्पैक्ट असेसमेंट किया जाता है। तो वहां पे किसको हैंड ओवर किया गया है ये काम, ग्रेट निकोबार ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर रोड प्रोजेक्ट को लेके किसको हैंड ओवर किया गया है? ये हैंड ओवर किया गया है भाई एटलस मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड को। वो वहां पे इसका सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट करेगी। ऑर्गेनाइजेशन का नाम आपको पता रहना चाहिए। ठीक है। ये क्या है? प्रोसेस टू स्टडी सोशल कॉन्सिक्वेंस ऑफ प्रोजेक्ट पॉलिसी एंड प्लान। ठीक है। यूनाइटेड प्रोग्राम के अंदर आता है। इसमें क्या होता है, लीगल क्यों किया जाता है इसको? क्योंकि लीगली मैंडेट है राइट टू फेयर कंपनसेशन, ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन, रिहेबिलिटेशन, रिसेटलमेंट। जो उनको रिहेबिलिट किया जाएगा, रिसेटलमेंट किया जाएगा, उसके लिए लीगली मैंडेट है ये। ठीक है। कंसर्न क्या है? ट्राइबल्स को लेके। ठीक है। इस तरीके का प्रोजेक्ट है भाई। इसमें क्या होगा ना, एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जाएगा यहाँ पे, और एक कंटेनर शिपमेंट टर्मिनल भी बनाया जाएगा, साथ साथ में बनाया जाएगा एक टाउनशिप। ठीक है। इसमें 3 प्रोजेक्ट इसके अंदर है। टाउनशिप एरिया डेवलप किया जाएगा, इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट बनाया जाएगा। अब देखो कंटेनर ट्रांसशिपमेंट बनने से जो सिंगापुर वगैरह के अंदर जो ट्रांसशिपमेंट पोर्टल है ना, उस पर डिपेंडेंसी घट जाएगी इंडिया का। इंडिया का खुद का एक एक इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल होगा। तो बाकी जो कंट्री, जैसे किसी भी कंट्री को कोई मतलब सप्लाई देनी होती है ना, दूसरी कंट्री को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, तो पहले किसी इंटरनेशनल पोर्ट पर जाके सब अपना सामान रखता है, फिर वहां से फर्दर वो डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो इस तरीके से इंडिया का खुद का एक ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल कंटेनर पोर्टल होगा। ठीक है। और इसका एक एयरपोर्ट भी बनाया जाएगा इंटरनेशनल, और साथ साथ में एक ट्रांसशिप एरिया डेवलप किया जाएगा। ठीक है। कंसर्न क्या है? ट्राइबल्स को लेके, और लॉस ऑफ लाइवलीहुड, कल्चरल इरोजन, सोशल इंटीग्रेशन को लेकर। ठीक है। किस कंपनी को दिया गया था? एटलस मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज को। नेक्स्ट आ जाते हैं लॉन्ग टर्म इंटीग्रेटेड पर्सपेक्टिव प्लान ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेज मॉडर्नाइजेशन के लिए जो लॉन्च किया गया था, वो कितने साल के लिए? 10 से 15 साल, मैंने आपको बताया था 15 साल इसका ऑप्शन है। ठीक है। इसमें क्या क्या होगा, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ इंटीग्रेट कर दिया जाएगा और सेल्फ रिलायंस पे फोकस किया जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू क्या जाता है कि यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल की जो तालिबान सैंक्शन कमेटी है 1988 में जिसको बनाया गया था, 1988 कमेटी इसका नाम है। ठीक है। इसको कब स्टेब्लिश किया गया था?
तो इससे इस्टेब्लिश किया गया था 2011 में, ठीक है। तालिबान सैंक्शन कमेटी, ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का 1267 कमेटी 1990 में इस्टेब्लिश किया गया था, जिसमें सैंक्शन लगते थे एआई अलकायदा पे भी और तालिबान पे, दोनों के लिए बनाया गया था इसको 99 में, तो ठीक है। 2011 में क्या गया, स्प्लिट कर दिया गया इसको, इस कमेटी को 1267 कमेटी को स्प्लिट कर दिया गया। तो 1267 1989 वाली कमेटी क्या होगी, अलकायदा के साथ डील करेगी। और बाकी जो दूसरी कमेटी जो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है 90 जो तालिबान सैंक्शन कमेटी, उसके लिए अलग से एक सेपरेट कमेटी बना दी गई है, ठीक है। वो 98 कमेटी नाम दिया गया है उसको, वो तालिबान के लिए, तालिबान की सिचुएशन। और ये कमेटी का पर्पज क्या होता है, ओवरसी करना होता है, मतलब ये सैंक्शन लगाते हैं, तालिब ट्रेवल बैन लगाते हैं, आर्मी आर्म एम्बोर्गोज पे लगाते हैं, एसेट फ्रीज करने के तालिबान लिंक्ड इंडिविजुअल ग्रुप एंटिटीज के ऊपर, ठीक है। और यूएनएससी के मेंबर कितने हैं, 15 मेंबर कंट्री हैं। देखो इस बार क्या हो गया है कि करंट चेयर भी पाकिस्तान है इसका, जो ये सैंक्शन कमेटी है, जो चार पाकिस्तान खुद एक हब है टेररिज्म को लेके, तो करंट चेयर भी पाकिस्तान कर रहा है। और दूसरा उसके साथ साथ देखो, पाकिस्तान है सिक्योर टू की पोजीशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इस बार, चेयर ऑफ तालिबान सैंक्शन कमेटी, ठीक है, साथ ही साथ वाइस चेयर ऑफ काउंटर टेररिज्म कमेटी। देखो खुद ही टेररिज्म फैलाता है, खुद ही वाइस चेयरमैन बना है काउंटर टेररिज्म कमेटी का, और साथ साथ चेयर ऑफ तालिबान सेक्शन कमेटी का बना है। किसके अंदर ये कमेटी, दो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, ठीक है। 1988 वाली कमेटी जिसका लिखा आएगा यूएनएससी 1988, वो तालिबान सैंक्शन के लिए। साथ साथ दूसरी कमेटी थी, देख लेते हैं, 1267 वाली कमेटी, वो अलकायदा के लिए, ठीक है। और ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान इस बार यूएनएससी के अंदर किस किसका चेयरमैन है, किसका वाइस चेयरमैन। यूएन अगर मतलब प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से स्टैटिक कुछ पढ़ना चाहें यूएनएससी से रिलेटेड, इसमें देख लेना, इसका हेडक्वार्टर होता है न्यूयॉर्क के अंदर, ये प्रिंसिपल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का, और पर्पस क्या है इसका, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, ठीक है। नेक्स्ट कुछ और इससे रिलेटेड, 6 मेंबर है, मतलब 6 मेन ऑर्गन है यूएनएससी के, उसका मेन ऑर्गन यूनाइटेड नेशन का ये है, ठीक है। और पर्पस क्या है, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को लेकर। मेंबर्स को लेकर देख लेते हैं, टोटल मेंबर 15 है इसके यूएनएससी के, 5 परमानेंट है। परमानेंट मेंबर देख लेते हैं, चाइना, फ्रांस, रसिया, यूके, यूएस। और बाकी जो 10 हैं वो हर 2 साल के इलेक्ट किए जाते हैं जनरल असेंबली के द्वारा। देखो ये भी स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपोर्टेंट हो जाते हैं, ये क्वेश्चन इससे आ सकता है, ऐसा नहीं करंट से ही आए, इस स्टैटिक से भी आते हैं, आज नहीं सकता, आते हैं। यूएनएससी के टोटल मेंबरशिप आपको पता होना चाहिए, परमानेंट मेंबर के नाम आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन क्वेश्चन देगा कि इनमें से कौन सा उसका परमानेंट मेंबर नहीं है, इसमें से 3 दे देगा, एक नहीं देगा, जो नहीं देगा वो आपको टिक करना है, पर आपको याद ही नहीं रहेगा, आपको नंबर या आपने याद ही नहीं किए मेंबरों के नाम, नाम आपको याद पता नहीं चाहिए। यूके और यूएस और रशिया तो हर जगह होते ही हैं, और चाइना भी मतलब मेनली होता ही है सब जगह, बस एक फ्रांस और आपको याद रखना है, ठीक है। और जो नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं हर 2 साल के लिए सिलेक्ट किए जाते हैं भाई जनरल असेंबली के द्वारा, ये भी आपको एक पॉइंट पता रहना चाहिए। 10 मेंबर है टोटल नॉन परमानेंट। नेक्स्ट एमसीक्यू हो जाता है, एनपीएसीआई ने रेज कर दिया लिमिट को यूपीआई की, पर्सन टू मर्चेंट, मतलब पर्सन टू पर्सन नहीं, पर्सन से मर्चेंट को ट्रांजेक्शन, किसके लिए, ताकि हम बड़े लेवल के कुछ खरीदने जा रहे हैं कि 5-10 लाख का एक साथ खरीदना है, तो उससे हमें हेल्पफुल रहेगी, हम पर्सन मतलब एक इंडिविजुअल लेवल पे एक मर्चेंट को मैं पेमेंट कर सकता हूँ उतना। तो इस लिमिट को इंक्रीज करके बढ़ा दिया गया है, 5 लाख तक कर दिया गया है इसको, ठीक है। इतना आपको पता होना चाहिए, बस 5 लाख तक कर दिया पर्सन टू मर्चेंट, और दूसरा 24 घंटे के अंदर 10 लाख कर दिया है, बस। बूस्ट क्या होगा, डिजिटल पेमेंट एंड सोच, लाइक हेल्थ केयर, कोई कहीं पे मैं हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराने गया, 10-15 लाख का खर्चा आ गया, तो वहां पे पेमेंट कर सकता हूँ। एजुकेशन लार्ज डेटे, किसी को मतलब कॉलेज की फीस देनी है, या कोई उसकी बड़े इंस्टीट्यूशन की फीस देनी है, वहां पे हेल्पफुल रहेगा, ठीक है, लिमिट बढ़ाना। अग्निकार 2025, ये कैंपेन लॉन्च किया गया था 2 मंथ का, ठीक है। इसका मतलब किस मिनिस्ट्री के अंदर इसको लॉन्च किया गया, पर्पस क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। अग्निकार इसको लॉन्च किया गया है प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन वाले इनिशिएटिव के अंदर, 2.2 इनिशिएटिव है ये। इसका मेन पर्पस क्या है कि लोगों को मतलब जागरूक कराना कि आवास योजना से रिलेटेड, ठीक है, अर्बन एरिया के अंदर इसको लॉन्च किया गया है। अवेयरनेस एंड बेनिफिशियरी एंगेजमेंट एक कैंपेन है, डोर टू डोर जाएंगे, कैंप्स करेंगे, लोन मेलाज लगाएंगे, तो लोगों को बताया जाएगा कि आवास योजना से रिलेटेड एक तरीके का आपको एक बेनिफिट गवर्नमेंट देती है, आप जाइए और उसको लीजिए, ठीक है। सपोर्ट क्या करेगा, हाउसिंग फॉर ऑल इंक्लूसिव अर्बन डेवलपमेंट, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज करा जा रहा है, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, आईएसओ एक स्टैंडर्ड अभी रिसेंटली अडॉप्ट किया गया है इंडियन बैंक के द्वारा स्विफ्ट माइग्रेशन के अंदर, तो उस स्टैंडर्ड का नाम है मतलब 200 to 22,
ये स्टैंडर्ड का नाम भी आपको याद रखना है, किसके अंदर, स्विफ्ट माइग्रेशन के अंदर। मेन पर्पस क्या है, ये एक फाइनेंशियल मैसेजिंग एंड पेमेंट सिस्टम है। मतलब जो इंटरनेशनल लेवल पेमेंट होती है ना, जैसे बाहर से पेमेंट आ रही है इंडिया के अंदर या इंडिया से बाहर जा रही है, तो इस ये प्लेटफॉर्म है स्विफ्ट, सोसाइटी वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल पेमेंट फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के लिए। उसका एक स्टैंडर्ड है, ISO 20022। स्टैंडर्ड मतलब एक तरीके का एक मतलब एक XML JSON फॉर्मेट है, उसको फॉलो करके ही फाइनेंशियल मैसेजिंग पेमेंट की जाएगी। तो ये स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड का नाम आपको पता नहीं चाहिए, किसके अंदर इसको लॉन्च किया गया, मतलब वो अडॉप्ट किया गया इंडियन बैंक के द्वारा, ये आपको पता होना चाहिए। ये फॉर्मेट है और ये मैसेजिंग का सिस्टम है फाइनेंशियल का। इसका नाम 222, और किसके अंदर, स्विफ्ट के अंदर। थोड़ा ये भी देख लेना किस किस तरह की पेमेंट ये कराई जाएंगी इसके अंदर। नेक्स्ट एक रिपोर्ट है वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की एयर क्वालिटी और क्लाइमेट से रिलेटेड, एक बुलेटिन रिलीज की गई है, उससे रिलेटेड ये कुछ 5-6 क्वेश्चन है, जल्दी फास्ट फॉरवर्ड में देख लेते हैं, ठीक है। रिसेंट जो लॉन्च की गई है रिपोर्ट, इसने हाईलाइट किया वर्सनिंग विंटर फॉग इन विच रीजन ऑफ इंडिया, मतलब सर्दी के टाइम जो विंटर फॉग है, इस एयर क्वालिटी मतलब जो एयर पोल्यूशन के द्वारा किस रीजन के अंदर इसमें जो वर्सनिंग इफेक्ट देखे गए हैं, वो देखे गए इंडो गैंजेटिक प्लेन के अंदर, ठीक है। क्यों देखे गए हैं, क्योंकि इसमें PM2.5 के लेवल के जो इंडो गैंजेटिक प्लेन है ना, इसके अंदर राइजिंग लेवल्स बहुत ज्यादा है, ठीक है। किसके कारण, व्हीकल पोल्यूशन, क्रॉप बर्निंग, ब्रिक क्लिन्स मतलब ईंटें बनाने वाले भट्टा, और अमोनियम एमिशन, इन सब के एमिशन के कारण इस वाले इंडो गैंजेटिक प्लेन में काफी ज्यादा विंटर फॉग के वर्सनिंग इफेक्ट देखे जाते हैं। ये रिपोर्ट किसके द्वारा, वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, एयर क्वालिटी एंड क्लाइमेट बुलेटिन, ठीक है। नेक्स्ट MCQ इसी रिलेटेड, ये एनुअल रिपोर्ट है, ये भी रेफर कर लेना, ये मैंने मतलब गूगल से उठा के मैंने यहाँ पे टैग किया है, मतलब ऑथेंटिकेटेड डेटा है, आप पढ़ लेना थोड़ा रिलेटेड। तो विच पॉल्यूटेंट एक्ट एज फॉग कंसंट्रेटेड न्यूक्लियाई वर्सनिंग विंटर फॉग, मतलब जो नॉर्थ इंडिया में जो विंटर फॉग में जो कंडीशन वर्सनिंग हो रही है, वो कौन सा न्यूक्लियाई के अंदर एक मतलब न्यूक्लियाई की तरह काम कर रहा है, पॉल्यूटेंट। वो पॉल्यूटेंट का नाम है PM2.5। इसके कारण ज्यादा वर्सनिंग कंडीशंस हो रही है नॉर्थ इंडिया के अंदर विंटर के टाइम पे, फॉग्स की। नेक्स्ट MCQ हो जाता है, विच इंटरनेशनल रेगुलेशन कर्व्ड सल्फर एमिशन फ्रॉम मरीन फ्यूल, मतलब जो मरीन के अंदर जो फ्यूल यूज किए जा रहे हैं, उसमें सल्फर के एमिशन को कंट्रोल करने के लिए कौन सा रेगुलेशन है, जिसमें इंप्रूव एयर क्वालिटी देखी गई है। अब देखो सल्फर क्या होता है, सल्फर का जब लेवल डाउन होगा ना, तो वार्मिंग इफेक्ट आएंगे, और सल्फर का लेवल एटमॉस्फेयर में जितना ज्यादा होगा तो कूलिंग इफेक्ट आते हैं। देखो उससे सल्फर के लेवल डाउन होने से वार्मिंग इफेक्ट बढ़ गए, ग्लोबल वार्मिंग ज्यादा देखी जा रही है। अगर बढ़ता है तो कूलिंग इफेक्ट दे जाते हैं, पर देखो ये रेगुलेशन करना ही पड़ता है। जो इसको रेगुलेट करने के लिए कौन करता है, इस मरीन फ्यूल्स के अंदर सल्फर को वो रेगुलेट किया जाता है मार्पोल के अंदर, मरीन पॉल्यूशन NX6 के अंदर रेगुलेट किया जाता है इसको, ठीक है। बट इससे क्या हो गया है, जो मतलब सल्फर को तो रिड्यूस कर दिया लेवल को, बट इससे क्या होगा, कूलिंग इफेक्ट हो गए सल्फर एरोसोल के रिडक्शन के कारण, जिससे वार्मिंग इफेक्ट बढ़ गया है। कूलिंग इफेक्ट कम हो गया, वार्मिंग इफेक्ट बढ़ गया है, मतलब ये कूलिंग इफेक्ट में काम करता है। अब सल्फेट जितना कम होगा उतना ज्यादा वार्मिंग इफेक्ट बढ़ेगा। विच टाइप ऑफ एरोसोल कंट्रीब्यूट टू ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग में कौन कंट्रीब्यूट करता है इन ऑप्शंस में से, जो सोलर रेडिएशन को ऑब्जर्व करता है, जनरली ब्लैक कार्बन, ब्लैक चीज ऑब्जर्व करती है, व्हाइट चीज रिफ्लेक्ट करती है, एक्सप्लेनेशन में भी यही दिया हुआ है। एयर पोल्यूशन लेवल 2.5 हैज डिक्लाइंड इन रीजन लाइक नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, इन रीजन में जो PM2.5 का लेवल डिक्रीज हुआ, बट किन किन रीजन में, एज पर दिस वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट, किन रीजन के अंदर ये हाई रहा है, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के अंदर घटा है, बट हाई रहा है ये साउथ एशिया, साथ साथ में हाई एल्टीट्यूड वाले कौन से, जैसे कनाडा हो गया, ठीक है। नॉर्वेशियन कंट्रीज होगी, नॉर्वेशियन कंट्रीज में क्यों बढ़ा है, क्योंकि जो यूरोप के अंदर जो इंडस्ट्री है ना, वहां से जो विंड से जो जितना भी पोल्यूशन है ना, वो नॉर्वेशियन कंट्री की तरफ पहुंच जाता है। तो उस रीजन में ये PM2.5 का लेवल ज्यादा बढ़ा है, हाई एल्टीट्यूड वाली में, और साउथ एशिया के अंदर तो बढ़ ही रहा है, आपको दिख ही रहा है। नेक्स्ट जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, स्टैटिक क्वेश्चन हो जाता है, ये जेनेवा के अंदर है। नेक्स्ट MCQ, ये 100 ईयर्स किस एक सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट है, इसके 100 ईयर सेलिब्रेट किया गया था, मतलब 100 ईयर हो गया, ये क्वेश्चन आने के चांस 100% है। ऐसा कुछ भी होता है ना, जैसे कि 100 ईयर, 200 ईयर, 75 ईयर, 50 ईयर, किसी भी कोई मूवमेंट हो, किसी कोई पर्सनैलिटी हो, या फिर कोई इंडिया का इंडिपेंडेंस हो, या कुछ भी हो, मतलब कि एक तरीके से एक रिमार्क है वो, कि इस इतना हो गया साल हो गया इस मूवमेंट को लेके, 100 साल हो गया है। तो ये किसके द्वारा फाउंड किया गया था, क्वेश्चन ये पूछने को चाहिए, इसको किया गया EV रामास्वामी के द्वारा, सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट। कहाँ पे, तमिलनाडु के अंदर, ठीक है, पेरियार के द्वारा।
ये क्या, इसमें क्या कराया जाता है, सेल्फ रेफरेंस मैरिज किया जाती है विदाउट प्रीस्ट के द्वारा, ठीक है। ये लो कास्ट का एक तरीके से एक मूवमेंट था, 100 ईयर्स हो गए हैं इसको, तमिलनाडु के अंदर था ये, ठीक है। इसी ने जो द्राविडियन पॉलिटिक्स और वेलफेयर गवर्नेंस की फाउंडेशन रखी थी। नेक्स्ट हो जाता है क्लेम प्रोग्राम, जिसका अभी न्यूज में है, जिसको यूज किया जाता है पेलियो क्लाइमेटिक, मतलब पुराने क्लाइमेट को स्टडी करने, पेलियो मतलब पुराना, क्लाइमेट आपको पता ही है। तो क्लेम प्रोग्राम एक रिसेंटली न्यूज में है, जिसको पुराने क्लाइमेट को स्टडी करने के लिए यूज किया रहा है, उसका फुल फॉर्म में आपको पूछ रहा है। तो उसका फुल फॉर्म है, अरे मतलब ऑप्शन आंसर दिया ही हुआ है उसमें, गलती हो गई, चलो कोई नहीं। क्लाइमेट लीफ एनालिसिस मल्टीवेरिएट प्रोग्राम, इसमें क्या होता है, जो लीव्स की स्टडी करके क्लाइमेट का पता लगाया जाएगा। क्लाइमेट लीफ एनालिसिस मल्टीवेरिएट प्रोग्राम है, जिसको पेलियो क्लाइमेट की स्टडी करने के लिए लॉन्च किया गया है। फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, क्वेश्चन में एग्जामिनर इस तरीके से पूछता है, क्लैम प्रोग्राम जो इन पेलियो क्लाइमेट की स्टडी करने के लिए लॉन्च किया गया है, उसका फुल फॉर्म आपको बताया है, ठीक है। इसमें क्या किया जाएगा, पास्ट क्लाइमेट को रिकंस्ट्रक्ट किया जाएगा बाय एनालाइजिंग लीफ फिजियोजन, मतलब उसकी जो शेप और ट्रेट है ना लीफ के, उनके बेस पे पास्ट क्लाइमेट को रिकंस्ट्रक्ट किया जाएगा, कंपेयर करके पुराने कुछ लीफ वगैरह बिल्कुल होंगे, उससे उससे डेटा सेट से निकाल के उसके जो अभी के लीव्स हैं उनके बेस में कंपैरिजन करके पास्ट क्लाइमेट में पता लगाया जाएगा, ठीक है। फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, और पता होनी चाहिए किस तरीके से क्या स्टडी करने के लिए इसको बनाया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर ने लॉन्च किया आदि संस्कृति प्लेटफॉर्म। किसने लॉन्च किया है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर ने। ये भी आपको पता होना चाहिए, आदि संस्कृति प्लेटफॉर्म, इसका पर्पज क्या है, एग्जामिनर पूछ रहा है इसका पर्पज क्या है। इसका पर्पज है टू प्रिजर्व एंड प्रमोट ट्राइबल कल्चर थ्रू ए डिजिटल प्लेटफॉर्म। ये प्लेटफॉर्म जो डिजिटल लॉन्च किया गया है, प्रमोट करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए ट्राइबल कल्चर को, आदि संस्कृति प्लेटफॉर्म। देख लेते हैं, इसके अंदर 3 प्लेटफॉर्म है। आदि विश्वविद्यालय, जिसमें डिजिटल मतलब डिजिटल विश्वविद्यालय लॉन्च किया गया है, जिसमें कोर्सेज ऑफर किए जाएंगे डांस क्राफ्ट म्यूजिक पे, ठीक है। आदि संपदा, जिसमें जो उनके डॉक्यूमेंट आर्टिफिकेट टेक्सटाइल फॉलकर उनको रिपोजिटरी बनाई जाएगी। तीसरा, आदि हट्स, जो ट्राइब से रिलेटेड जो ऑनलाइन मार्केट प्लेस बनाया जाएगा ट्राइबल आर्टिसंस के लिए, जिसको लिंक कर दिया जाएगा ट्राइफेड के अंदर, ये भी ट्राइबल मिनिस्ट्री के अंदर ही आता है। तो इससे क्या सपोर्ट मिला, लाइवलीहुड हो गया, देखो ट्राइफेड आदि हद से, कल्चर अपना ये आदि संपदा, और दूसरा आदि विश्वविद्यालय से ग्लोबल विजिबिलिटी, उनके डांस को लेके, क्राफ्ट्स को लेके, म्यूजिक से लेके, उनसे रिलेटेड कोर्स लॉन्च किए गए, ठीक है। तीनों तरीके से इनको सपोर्ट मिल गया है, ठीक है। बाकी इमेज देखी हुई है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर के द्वारा लॉन्च की गई है, देख लेना थोड़ा इसमें भी। प्री 2025 और एमनेस्टी स्कीम, ये दो स्कीम लॉन्च की गई हैं, किस इंस्टीट्यूशन के द्वारा लॉन्च की गई हैं। देखो इस स्कीम जो प्री 2025 एमनेस्टी स्कीम है, इसको ये इंश्योरेंस से रिलेटेड है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के द्वारा इनको लॉन्च किया गया है। ये मिनिस्ट्री ऑफ किसके अंदर आती है, आप चलो मैं भी बता देता हूँ, लेबर के अंदर आती है ईएसआईसी स्कीम। तो इसका मेन पर्पज क्या है कि जो स्पेशल रजिस्ट्रेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ ईएसआईसी का अप्रोच, मतलब जिन लोगों को जो फॉर्मलाइज वे में रिकॉग्नाइज नहीं किया जा रहा कंपनीज के द्वारा, जिनको इंश्योरेंस सोशल सिक्योरिटी जो स्कीम है उनके अंदर उनको नहीं इंक्लूड किया जा रहा, उनको इंक्लूड करने के स्कीम को लॉन्च किया गया है। पर्पज क्या है कि मोर वर्कर अंडर सोशल सिक्योरिटी गिव एम्प्लॉयर ए चांस टू रेगुलराइज फास्ट डिफॉल्ट विदाउट हैवी पेनल्टी, मतलब जो स्प्री है उनको रजिस्ट्रेशन एक्सपेंशन के लिए ईएसआईसी कवरेज में, और जो एमनेस्टी है वो एम्प्लॉयर के लिए, ताकि उन पर पेनल्टी नहीं लगे, ठीक है। मेन पर्पज क्या है, सोशल सिक्योरिटी स्कीम देना इंश्योरेंस की ईएसआईसी के द्वारा, ठीक है। एक्सप्लेनेशन इन इमेजेस में भी दिया हुआ है, सेमी ऑर्गेनाइज और ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर। स्कीम फॉर प्रमोशन और रजिस्ट्रेशन, स्प्री का फुल फॉर्म स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉय 2025। इंडिया का पहला अटल इनोवेशन सेंटर लॉन्च किया गया है, कहाँ पे लॉन्च किया गया है, ये लॉन्च किया गया है आईआईटी दिल्ली के आबू धाबी कैंपस में। आबू धाबी कहाँ पे पड़ता है, यूएई के अंदर। तो वहाँ पे अटल इनोवेशन सेंटर, मतलब इनोवेट करने के लिए इंक्यूबेटर्स होते हैं, तो वहाँ पे लॉन्च कर दिया गया है, ठीक है। इससे क्या होगा, अपना रिसर्च कोलैबोरेशन भी बढ़ेगा और एकेडमिक स्ट्रेंथनिंग होगी। नेक्स्ट एमसीक्यू हो जाता है, इंडिया का कौन सा फोर्थ फुल्ली लिटरेट स्टेट इंडिया में कौन सा बना है। पहले मिजोरम बना था, फिर गोवा था, फिर त्रिपुरा था, ठीक है। मिजोरम त्रिपुरा अपने हो गए नॉर्थ ईस्ट में, गोवा अपना साउथ की तरफ चला गया थोड़ा। अब एक और स्टेट बना है जो फोर्थ फुल्ली डिजिटल लिटरेट बन गया है, और लास्ट स्कीम के अंदर ये बना है हिमाचल प्रदेश। देखो इसके अलावा एक यूनियन टेरिटरी भी बनी है, अगर आप टोटल पूछेंगे तो 5 हो गया, लद्दाख भी बन गया, बट स्टेट वाइज पूछ रहा है तो स्टेट में कौन सा हो गया, स्टेट में हो गया हिमाचल प्रदेश के साथ ये 3, मिजोरम गोवा त्रिपुरा। तो ये अपने नॉर्थ स्टेट में भी हिमाचल प्रदेश वाला एरिया आ गया, ठीक है। फुल्ली डिजिटल लिटरेट 99.3% लिटरेसी रेट इसने अचीव कर लिया, ठीक है।
देख लेते हैं प्रोग्राम के बारे में। उल्लास स्कीम क्या है? उल्लास स्कीम है नव भारत साक्षरता कार्यक्रम है। ठीक है, तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? नॉट ओनली फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमरेसी बट आल्सो एसेंशियल स्किल फॉर 20% ये इम्पार्ट करना। ठीक है, क्रिटिकल स्किल्स इंक्लूड फाइनेंशियल लिटरेसी, डिजिटल लिटरेसी, कॉमर्शियल, ये 3 तरह की स्किल्स इम्पार्ट करना है इसका मेन पर्पज और लास्ट जो इनिशिएटिव है। ठीक है, वोकेशनल स्किल्स भी साथ साथ में देता है, एक तरीके से बेसिक एजुकेशन देना। उल्लास स्कीम नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, चौथा स्टेट बना है हिमाचल प्रदेश, इससे पहले मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा। ऑप्शन में क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है, इन 3 4 स्टेट में से 3 का नाम दे देगा, चौथा कोई और दे देगा कि कौन कौन सा स्टेट बन गया है फुल्ली लिटरेट स्टेट अंडर उल्लास स्कीम। तो आपको वो जो नहीं है वो सर्च करना पड़ेगा, तो नाम आपको पता होना चाहिए। 2 नॉर्थ ईस्ट में, एक साउथ में, एक नॉर्थ में, इसके साथ साथ एक यूटी भी बनी है लद्दाख। IDEX DIO साइन एन MOU विद EDCIL। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? ये इन्होंने मतलब ये तो देखो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर आती है, ये डिफेंस के अंदर आता है। तो इन्होंने साथ साथ में लॉन्च किया है एक ड्यूअल यूज टेक्नोलॉजी बनाने के लिए, डिफेंस के लिए भी यूज में हो जाएगी और सिविल एप्लीकेशन में भी यूज हो जाएगी। तो एक MOU साइन किया गया है, टेक्नोलॉजीज डेवलप करेंगे डिफेंस के लिए प्लस में ऑन एजुकेशनल पर्पज ओनली। दोनों ने ये मिलकर साथ डेवलप किया, डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन अंडर डिफेंस एक्सीलेंस, और ये EDCIL ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर PSU है। तो ड्यूल यूज टेक्नोलॉजी बनाने के लिए डिफेंस सिविल सेक्टर के इन्होंने एक MOU साइन किया। ठीक है, नेक्स्ट MCQ हो जाता है INS अरावली, गुड़गांव के अंदर। देखो INS अरावली का पूछ लेगा लोकेशन गुड़गांव, सिंपल क्वेश्चन, सिंपल यहीं से बनेगा। एडवांस में बता देता हूँ पर्पज क्या है उसका। ठीक है, ये करेगा, सपोर्ट करेगा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन सेंटर फॉर मैरीटाइम सर्विलेंस, मतलब ये कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन सेंटर बनाया गया INS अरावली गुड़गांव के अंदर, जिसको स्टैब्लिश किया गया है मैरीटाइम सर्विलेंस के लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, देख लेते हैं। वो नेवी की कमांड कंट्रोल एंड मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस के लिए एक फ्रेमवर्क का बेस रहेगा ये। ठीक है, अरावली माउंटेन रेंज में इसको स्टैब्लिश किया गया है। इस तरीके का इन लोगों के इनोग्रेशन के टाइम पे फोटो क्या इसका एक मोटो। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है, मोटो क्या है इसका भाई? मैरीटाइम सिक्योरिटी थ्रू कोलाबोरेशन, समुद्री सुरक्षाएं सहयोगम। ठीक है, इसका ये मोटो है, मैरीटाइम सिक्योरिटी थ्रू मतलब कोलाबोरेशन के थ्रू मैरीटाइम को सिक्योर करना। ये भी क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट, फर्स्ट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जहां पे इंडिया ने ट्रेन डॉक्टर को किया गया दाविंची रोबोटिक सिस्टम, मतलब जो रोबोट के थ्रू जो मिनिमाइज इन्वेजन करके ऑपरेट करना। दाविंची रोबोटिक सिस्टम का मेन पर्पज क्या है कि जो मिनिमल इन्वेजन करेगा बॉडी के अंदर और रोबोटिक रोबोटिक आर्म्स की हेल्प से आपका ऑपरेट कर देगा, पूरा ऑपरेशन हो जाएगा। तो उसके लिए पहला एक मेडिकल कॉलेज है जिसके अंदर इसको लॉन्च किया गया है इंडिया का। वो कॉलेज कौन सा है? वो एम्स दिल्ली। ठीक है, वहां पे ट्रेनिंग दी गई है डॉक्टर्स को इस सिस्टम को इंटीग्रेट करने के लिए ऑपरेशन के अंदर, दाविंची रोबोटिक सिस्टम। ठीक है, इससे प्रोग्राम है जिसके अंदर ट्रेनिंग दी गई है, सेट प्रोग्राम है, स्किल ई लर्निंग एंड टेली मेडिसिन फैसिलिटी। किसके साथ कोलैबोरेट करने के लिए? जो ये दाविंची सिस्टम है ना, इंट्यूजिव सर्जिकल के द्वारा बनाया गया है, तो इसके साथ कोलैबोरेट करके इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, मिनिमम रिवीजन होता है इस टेक्नोलॉजी के अंदर। रिसेंटली इंडियन आर्मी ने एक्सरसाइज कंडक्ट कराई है सियोम प्रहार, सियोम प्रहार, नाम आपको पता होना चाहिए, अरुणाचल प्रदेश के अंदर लोकेशन भी आपको पता होनी चाहिए। मेन पर्पज क्या है इसको? इसको इनोग्रेट मतलब इस एक्सरसाइज को कंडक्ट करा गया है ड्रोन को इंटीग्रेट करने के लिए, टैक्टिकल मतलब ड्रोन का एक तरीके से ड्रोन को यूज करके प्रैक्टिस करके देख ले रहे हैं कि हम टैक्टिकल ऑपरेशन में हमारे जो आर्म फोर्सेज हैं वो उसको यूज कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। अरुणाचल प्रदेश के अंदर सियोम प्रहार इसको कंडक्ट कराया गया है टू टू चेक द कैपेबिलिटी, टू चेक हाउ मतलब उनकी ट्रेनिंग को लेके, उनकी कैपेबिलिटी को लेके ड्रोन इंटीग्रेशन टैक्टिकल ऑपरेशन के लिए लॉन्च किया गया है इसको। ठीक है, वैलिडेट करने के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी सर्विलेंस रिकॉग्निशन टारगेट एक्विजिशन प्रिसिशन ट्रैक। ठीक है, ये इमेज वहां का उठाया हुआ है मैंने। एक कल मतलब आज शायद ये बैराबी सरेंग रेलवे लाइन जो बनाई गई है उसका इनॉग्रेशन होगा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो ये रेलवे लाइन किस किस एरिया को कनेक्ट करेगी? विच स्टेट कैपिटल विद इंडिया नेशनल रेलवे नेटवर्क, मतलब जो एक स्टेट की कैपिटल के रेलवे नेटवर्क से कनेक्टेड नहीं थी तो उसको कनेक्ट कराया जाएगा इंडिया की रेलवे नेटवर्क के साथ। तो किस स्टेट की कैपिटल है? वो है मिजोरम की कैपिटल आइजोल। तो ये बैराबी सैरांग रेलवे लाइन, देख लेते हैं बैराबी कहाँ पे पड़ता है और सैरांग कहाँ पे पड़ता है। ये 51.38 किलोमीटर की रेलवे लाइन है। देखो बैराबी असम के अंदर, ये असम है। ठीक है, असम के अंदर पड़ रहा है, उसको कनेक्ट कर दिया जाएगा डायरेक्ट सैरांग। सैरांग कहाँ पे है? मिजोरम के अंदर। और उसको फर्दर
ये आइजोल से कनेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आइजोल मिजोरम के अंदर ये बेराबी सेरंग लाइन बनाई जा रही है। पहले इसको लाइन यहाँ से यहाँ तक बनाया जाएगा त्रिपुरा के थ्रू, थोड़ा त्रिपुरा, फिर इसके बाद में ये आ जाएगा मिजोरम, और ये आइजोल से इसको कनेक्ट कर दिया जाएगा। किलोमीटर लेंथ 51 पॉइंट। मेन पर्पज क्या है, बेराबी सेरंग लाइन कहाँ पे बनाई गई है, कनेक्ट करेगा आसाम वाले एरिया को मिजोरम से, और ये आइजोल जो उसकी कैपिटल है उसको कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं माहिदई, ये टाइगर रिजर्व प्रपोज किया गया है माहिदई। ये किस स्टेट के अंदर है, माहिदई रिवर पे, मंडोवी रिवर जो अपना गोवा के अंदर पड़ती है। मैप देख लेते हैं, मैप ये माहिदई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पे है, ठीक है। और रिवर देख लेते हैं कौन सी रिवर पे है, ये माहिदई रिवर, मंडोवी रिवर, इसमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से पास होती है। अप्रूवल दे दिया गया नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा, और कोर्ट्स ने भी साथ साथ में डायरेक्शन दिए बनाने के लिए टाइगर रिजर्व, क्योंकि यहाँ पे देखे गए हैं अपने बंगाल टाइगर्स। लैंसेट स्टडी, एक लैंसेट ग्रुप है जिसने स्टडी किया है, जिसने बताया कि ग्लोबल जो ट्रेंड है ना एनसीडी, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज को लेके, जो ग्लोबल ट्रेंड है वो देखा जा रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, बट इंडिया में वो ट्रेंड कहीं और ही जा रहा है। उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। लैंसेट ग्रुप एक ग्रुप है जो स्टडी करता है, जिसने स्टडी की है नॉन कम्युनिकेबल डिसीज को लेके। उसने बताया कि वर्ल्ड वाइड जो डिसीज का ट्रेंड है ना वो डिक्रीज हो रहा है, बट इंडिया में वो राइज हो रहा है। देखो कितना मतलब, पूरा वर्ल्ड जा रहा है डिक्रीजिंग ट्रेंड की तरफ, इंडिया जा रहा है राइजिंग ट्रेंड की तरफ। 2010 से 19 में, ये 9 साल की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग डेटा है। डेटा, ये नॉन कम्युनिकेबल डिसीज होती क्या है जिसमें इंडिया राइज पे जा रहा है, अभी बता देते हैं। देख लेते हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिसीज होती है जैसे हार्ट से रिलेटेड, हार्ट से रिलेटेड डिसीज आजकल, पहले 50 के पार वाले लोगों को हुआ करती थी, आजकल क्या यंग 30 प्लस, 30 से नीचे उन लोगों को भी हो जा रही है। डायबिटीज, डायबिटीज कितना ज्यादा हो रहा है इंडिया में। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स एयर पोल्यूशन के द्वारा, कैंसर। नॉन कम्युनिकेबल डिसीज वो डिसीज होती है जिनको कम्युनिकेट नहीं किया जा सकता, मतलब पर्सन टू पर्सन नहीं फैलती, पर स्पेसिफिक पर्सन को फैलती हैं उनको, मतलब ये ना तो फिजिकल ट्रांसफर हो सकती है, ना सेक्सुअल ट्रांसफर हो सकती है, ना किसी के खाने पीने को शेयर करने से, पीने से, छींकने से, किसी तरीके से कम्युनिकेट नहीं हो सकती है। ये खुद एक ही पर्सन को होती है, उसी के अंदर रहती है। तो ये इंडिया में इसका ट्रेंड देखा गया बढ़ता हुआ, पर वर्ल्ड में डिक्रीज हो रहा है। मतलब 80% ऑफ द कंट्रीज यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, बट इंडिया के अंदर ये ट्रेंड बढ़ता हुआ दिखा रहा है, और स्पेशली अमंग वोमन। रीजन देख लेते हैं, रीजन देख लेते हैं। रीजन क्या है भाई, रीजन क्या है, जो फास्ट फूड हम बाहर बाहर खाते जा रहे हैं, और जो ट्रेंड है, जो इंडियन सोसाइटी का ट्रेंड है, जो मतलब सिटीज की तरफ मूव करती जा रही है, सीडेंट लाइफ होती जा रही है, मतलब बस कुर्सी पे बैठे हुए काम करते जा रहे हैं, खाना बना नहीं पा रहे हैं, बाहर का खाना खा ले रहे हैं। उसके बाद पॉल्यूशन इतना बढ़ता जा रहा है, स्मोकिंग वगैरह, ड्रिंकिंग वगैरह, ये सब इसके रीजन है। और अकेले रहना, टेंशन, ये सब सब मतलब, ये सब डिसीज नॉन कम्युनिकेबल डिसीज बोलते हैं इनको, जैसे हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, कैंसर, कार्डियोवास्कुलर डिसीज, सांस लेने वाली क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसीज, डायबिटीज वगैरह, ये सब एक तरीके से मतलब कम्युनिकेट नहीं कर सकते पर्सन टू पर्सन, मतलब एक ट्रांसफर नहीं होती, सिंगल पर्सन को होती है। ठीक है, रीजन मैंने आपको बता दिया किस तरीके की डिसीज है ये, ठीक है। ये देख लो, बिहेवियरल रिस्क, टोबैको खाना, अनहेल्थी डाइट, हार्मफुल जो अल्कोहल, स्ट्रेस, ब्लड प्रेशर बढ़ जाना, हाई ग्लूकोज, ब्लड लिपिड्स, ये सब इसके रीजन है। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन वगैरह, आउटडोर इंडोर, ये सब इनके रीजन है, ठीक है। इंडिया में इसका ट्रेंड देखा गया बढ़ता हुआ, वर्ल्ड में घट रहा है, इंडिया में बढ़ रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं, वर्ल्ड की पहली एआई मिनिस्टर बनाई गई है भाई, जिसका नाम है डेला। किस कंट्री के अंदर बनाई गई, ये बनाई गई एल्बेनिया के अंदर। एल्बेनिया कंट्री कहाँ पे पड़ता है पता है, मैप देखा है कभी। डेला इंडिया वर्ल्ड की पहली एआई बेस्ड मिनिस्टर है। और उनको डिपार्टमेंट कौन सा था, मतलब कैबिनेट मिनिस्टर है, किस कौन सा डिपार्टमेंट, मिनिस्टर ऑफ पब्लिक प्रोक्योरमेंट। पब्लिक प्रोक्योरमेंट मतलब क्या होगा कि किसी को बाइस बाइस होकर को, जैसे गवर्नमेंट जो प्रोक्योर करती है ना, किसी प्राइवेट कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट देगी, वो बाइस रह नहीं किया जाएगा। अब ये एआई खुद से उसको मतलब डेटा बेस्ड खुद से मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड कराएगी, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाएगी, करप्शन घट जाएगा इस कंट्री के अंदर। तो ये इसका जो मिनिस्टर इसको दी गई है, पब्लिक प्रोक्योरमेंट की दी गई है, ठीक है, अल्बेनिया के अंदर। ये उनका कुछ इस तरीके के दिखाई देती है एआई, ठीक है। साथ ही साथ देख लेते हैं एल्बेनिया कंट्री, एल्बेनिया कंट्री यहाँ पे पड़ती है मेडिटेरेनियन सी, मतलब इटली के राइट साइड में, ठीक है, यूरोप के अंदर। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेपाल की पहली प्राइम मिनिस्टर बनी है वोमेन प्राइम मिनिस्टर। केपी शर्मा जी ओली जी ने रिजाइन कर दिया है, वही जो जैन जी वाला प्रोटेस्ट चल रहा है वहां पे। तो पहली प्राइम मिनिस्टर बनी है वोमेन, अभी मतलब पहली वोमेन प्राइम मिनिस्टर नेपाल की रिसेंटली बनाया गया है, उनका नाम ये क्वेश्चन पूछ रहा है भाई। देखो किसी कंट्री में कुछ ऐसा पहली बार होता है ना, तो वो तो क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता ही पूछता है। ये सुशीला करकी जी बनी है पहली वोमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ, मतलब ये नेपाल की हिस्ट्री में पहली बार बनी है, ठीक है। इमेज उनका ये दिया गया है। दूसरा, ये पहले चीफ जस्टिस थी वहां की नेपाल की, ठीक है। इससे पहले जो विद्या देवी भंडारी थी ना, वो पहली नेपाल की फीमेल
प्रेसिडेंट बन चुकी है पर प्राइम मिनिस्टर नहीं थी। मतलब पहली प्रेसिडेंट कौन थी? विद्या देवी भंडारी। और प्राइम मिनिस्टर सुशीला करकी जी। ठीक है। केपी शर्मा ओली जी ने रिजाइन कर दिया। तो ये थे कुछ इस वीक के करंट अफेयर जो कि 100% रिलेवेंट होंगे आपके आने वाले एग्जाम के लिए। कुछ भी फालतू का एक भी क्वेश्चन नहीं था, सीरियसली बता दे रहा हूं मैं। आप किसी भी एजुकेटर जो भी यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, किसी की भी चीज देख लेना, फालतू के क्वेश्चन पढ़ाते रहते हैं। कुछ भी उठा लेंगे कि ये क्रिकेटर ने रिजाइन कर दिया, मतलब इसने रिटायरमेंट ले लिया है, ये एक्टर ने ये अवार्ड जीत लिया। अरे भाई कौन पूछता है ऐसे क्वेश्चन? एक्टर पढ़ने आए हैं क्या? हमको पब्लिक पब्लिक से डील करना है, वो पढ़ना है। ठीक है, आईएएस बनोगे, आईपीएस बनोगे, ये एक्टर पढ़ोगे क्या? फालतू के क्वेश्चन पढ़ाते हैं। अच्छा पढ़ो, अच्छे से रिवाइज करो। पीडीएफ में अपने टेलीग्राम चैनल पे डालूंगा। और भी अगर मैंने कुछ मिस किया है तो मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर जाके डालें, आप वहां पे कमेंट करें, मुझे बताएं और किस तरीके के क्वेश्चन और किस तरीके से सिंप्लीफाई करूं इन क्वेश्चंस को, और क्या इंक्लूड करूं, क्या एक्सक्लूड करूं। और कमेंट जरूर करना, लाइक करना आपको कंटेंट मेरा अच्छा लगे, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। यही सब मुझे मोटिवेट देगा आगे और अपने चैनल को बढ़ाने के लिए। थैंक यू। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।